Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 13 से। व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, हमने अभी तक के लेक्चर्स में ये तो समझ लिया है कि कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सीपीसी के अंदर कंक्लूसिव का मतलब होता है फाइनल होना। ठीक है, तो वैसे तो फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगा। ये सेक्शन कहता है कि वैसे तो जो है फॉरेन जजमेंट वो कंक्लूसिव होगा। कोई भी मैटर जिसमें डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है बिटवीन द सेम पार्टीज, जिन पार्टीज के बीच में किया गया है वो सेम पार्टीज हैं, एंड बिटवीन parties जो कि whom they or any of them claim litigating under the same title। तो ऐसी पार्टीज जो कि सेम टाइटल में लिटिगेट कर रही थी या ऐसी पार्टीज जो कि सेम पार्टीज हैं उनके बीच में जो डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है वो कंक्लूसिव है। ठीक है, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है। बट ऐसा केस है यहाँ पे ऐसे केसेस बताए गए हैं 6 जिसमें बताया गया है कि जो फॉरेन जजमेंट है ना वो कंक्लूसिव नहीं होगा इन केसेस में। तो फर्स्टली कब कंक्लूसिव नहीं होगा, जब ऐसे कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है वो जजमेंट जो कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखता ही नहीं था। तो पहला कहता है कि वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, और दूसरा कहता है कि वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, यानी कि केस के जो मेरिट्स हैं उस पर बेस्ड जो है जजमेंट नहीं दिया गया था, तो वहाँ पर वो जजमेंट जो फॉरेन जजमेंट होगा वो कंक्लूसिव नहीं होगा। तीसरा ये कहता है कि जहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि इट हैज़ बीन फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ का भी अगर यूज़ किया है ये केस को फाउंड करने में, यानी कि इस केस के अंदर जजमेंट देने में, तो भी इनकरेक्ट व्यू यूज़ किया है, यानी कि इनकरेक्टली वो यूज़ किया गया है, लॉ करेक्टली यूज़ किया ही नहीं गया, या फिर रिफ्यूज़ल कर दिया गया है इंडियन लॉ का, जहाँ पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल था वहाँ पे फॉरेन कहीं पर भी इंडियन लॉ एप्लीकेबल था, बट फिर भी इंडियन लॉ को रिफ्यूज़ करके ऐसा जजमेंट यहाँ पे पास कर दिया गया है। तो भी देन फोर्थ ये बोलता है कि विदाउट फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल वो जजमेंट ऑब्टेन किया गया है। बेसिकली जो जजमेंट है वो अपोज टू नेचुरल जस्टिस है। फिफ्थ ये बोलता है कि जहाँ ये जजमेंट जो है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है। एंड सिक्स्थ ये बोलता है कि वेयर अ फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। तो फिर ऐसा फॉरेन जजमेंट, कोई भी ऐसा फॉरेन जजमेंट जो मैंने 6 डिस्कस करे हैं वो एनफोर्स नहीं होंगे इंडिया के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 14 जो बताता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन यहाँ पर इंडियन कोर्ट्स करेंगे कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जब इंडियन कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस होता है तो कोर्ट ये मानेगा कि जो ये जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया था एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट ने। ठीक है, जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन था फॉरेन के अंदर, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव होता है, रिकॉर्ड पर अपीयर होता है, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस वगैरह शो करते हैं, तब पता चलता है कि वो जो जजमेंट है वो हमने जो अभी सेक्शन 13 में बातें डिस्कस करी उससे ऑब्टेन हुआ है, फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ों 6 चीज़ों से ऑब्टेन हुआ है, तो वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा बाय द कोर्ट्स। एंड एक केस था इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटलक्ष्मी केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मियर प्रोडक्शन ऑफ अ फोटो स्टेट ऑफ अ डिक्री ऑफ अ फॉरेन कोर्ट ये सफिशेंट नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट कंट्री। अगर देखा जाए कि फॉरेन जजमेंट रेस जुडिकाटा से बार्ड होता है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा कि फॉरेन जजमेंट इज़ बार्ड बाय रेस जुडिकेटा,
यानी कि ऐसे कोर्ट ने उसे डिलीवर किया है जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन था और ये जो जजमेंट है पूरी तरीके से सही है और सेक्शन 13 में अगर फॉल नहीं करता है तो ये जो जजमेंट है बार्ड बाय रेस जुडिकेटा होगा। सेम जो है सूट वो यहाँ पर फाइल नहीं किया जा सकता बिटवीन द सेम पार्टीज बिटवीन अंडर द सेम टाइटल एंड अंडर द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज पर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। और यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि प्रूफ करने का कि जो जजमेंट है फॉरेन जजमेंट है वो सही है या नहीं, दैट वुड बी ऑन अदर साइड नॉट प्लेंटिफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है कि जो सेक्शन 13 है स्पीक्स नॉट ओनली ऑफ जजमेंट बट एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन, मतलब कोई सा भी मैटर जिसपे एडजुडिकेट किया हो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड एनी है वो बड़ा ही क्लियरली शो कर देता है कि ऑल द adjudicative parts of the judgment are equally conclusive. Therefore, such judgment would be binding. And such foreign decree awarding costs is executable and enforceable in India. तो दो तरीके हैं इसको एनफोर्स करवाने के। पहला है बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो बाय इंस्टीट्यूटिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। और यहाँ पर इवन जो फॉरेन अवार्ड फॉरेन आर्बिट्रेटर ने पास किया है वो भी अगर एनफोर्सिएबल है उनकी कंट्री में तो फिर वो यहाँ भी एनफोर्सिएबल होगा इन इंडिया ऑल्सो। अब आते हैं प्लेस ऑफ सुइंग पर, जिसका सेक्शन नंबर 15 है कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो किन कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करे जाएंगे, तो हर सूट जो है इंस्टीट्यूट किया जाएगा कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट का क्या मतलब है ये समझते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कर रहा है सूट इंस्टीट्यूट करने वाले को यानी कि प्लेंटिफ को कि वो सूट जो इंस्टीट्यूट करेगा वो कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में करेगा। लेकिन इसके अंडर अगर डिक्री कोई हायर ग्रेड के कोर्ट ने पारित करी है तो इस ग्राउंड पर नलीफाई नहीं किया जाएगा कि उस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। और ये मियर इरेगुलरिटी जो है वो कवर्ड है सेक्शन नंबर 99 ऑफ द कोड एंड द डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट इज नॉट अ नलिटी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन नंबर 15 का, दो बेसिक ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगी। वो ये है कि पहली बात तो जो कोर्ट है हायर ग्रेड का उन्हें ओवरबर्डन नहीं करना है विद द सूट्स, एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू अफोर्ड कन्वीनियंस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस हु मे बी एग्जामिन्ड इन सच सूट्स। तो प्राइमा फेसाई जो होता है प्लेंटिफ जब कोर्ट में सूट फाइल करता है तो जो अपना प्लेंट बनाता है उसके अंदर वैल्यूएशन लगाता है कि मुझे इतना अमाउंट वो प्रे करता है कोर्ट से कि मुझे इतना अमाउंट डिफेंडेंट से दिलवाओ ये इस तरीके से डिक्री फॉर मनी में। तो यहाँ पर जो भी वो अमाउंट यहाँ पर क्लेम कर रहा है दिलवाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि जो डिक्री है वो उसी अमाउंट पर यहाँ पर पास करी जाए। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन है वो लगाना प्लेंटिफ के हाथ में है और उसी बेसिस पर जो वो वैल्यूएशन लगाता है उसी बेसिस पर वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में वो अपना सूट इंस्टीट्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ ने जो क्लेम लगाया है वो 10,000 का लगाया है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि 15,000 का ड्यू बन रहा था, 10,000 का नहीं, और जो कोर्ट है जिस कोर्ट में लगाया है उसका जो लिमिट है वो 10,000 तक डील करने का है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो फिर वो जो कोर्ट है वो डिप्राइव्ड नहीं होगा अपने जुरिस्डिक्शन से वो अमाउंट की डिक्री पास करने के लिए, यानी कि 15,000 की भी वो कर सकता है, हालांकि उसकी लिमिट 10,000 तक की है। सच कोर्ट इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन टू पास अ डिक्री फॉर दैट अमाउंट ऑल्सो। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 16 जो बताता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। तो यहाँ से हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो गया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सूट्स कितने होते हैं। तो 4 प्रकार के सूट होते हैं। पहला होता है सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा होता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग जो कि टॉर्ट होता है, टॉर्टियस लाइबिलिटी,
एंड अदर सूट्स होते हैं, 4 प्रकार के सूट होते हैं। तो हम सेक्शन नंबर 16 से लेकर 18 तक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में सूट पढ़ेंगे। सेक्शन 16 6 प्रकार के सूट्स बताता है। पहला है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरा है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा है फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज और ऑफ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फिर फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी actually under distrain or attachment. These following kind of lawsuit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. प्रोविजन यहाँ पे ये बड़ा क्लियर कर देता है कि जो सूट रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए है, या फिर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग के लिए है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड करी जा रही है बाय द डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट के बिहाफ पर, और जहां पर रिलीफ सॉर्ट करना है थ्रू पर्सनल ओबीडियंस, तो ऐसे जो केसेस हैं वो इंस्टीट्यूट करे जा सकते हैं ईदर जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पर, या फिर जो डिफेंडेंट है वो एक्चुअली या फिर वॉलेंटरीली रिसाइड करता है, कैरीज ऑन बिजनेस करता है, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है, उस कोर्ट में भी, वहां के जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है सूट। और एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी वर्ड है वो प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। Section 17 explains that suits for immovable property situate within jurisdiction of different courts. तो ऐसा सूट है जो कि रिलीफ के लिए फाइल किया जा रहा है, या फिर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू के लिए फाइल किया जा रहा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो कि सिचुएटेड है डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में। तो ऐसा सूट जो है इंस्टीट्यूट करा जा सकता है किसी भी कोर्ट में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई भी पोर्शन, कुछ भी हिस्सा जो है उस प्रॉपर्टी का सिचुएटेड है। मान लो कि वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां पर 2 कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन लग रहा है, तो दोनों कोर्ट में कहीं भी किसी भी कोर्ट में फाइल किया जा सकता है सूट। विजय ये बोलता है कि जो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो एंटायर क्लेम जो है कॉग्निजेबल होगा बाय सच कोर्ट, जहां पे ऐसा आप फाइल कर रहे हो, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो बेसिकली। दिस प्रोविजन इज इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सूटर्स जो सूट फाइल कर रहे हैं एंड टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 18 जो कि बताता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहां पूरी सर्टेनिटी के साथ ये कहना पॉसिबल नहीं है कि जो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वो एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है या फिर सेवरल अदर कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में भी आती है। तो ऐसे केस में उनमें से अगर एक कोर्ट भी सेटिस्फाइड है कि देयर इज सच अनसर्टेनिटी, तो वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा उसकी स्टेटमेंट, ठीक है, टू दैट इफेक्ट, और फिर प्रोसीड करेगा, उसको सूट को एंटरटेन करेगा एंड डिस्पोज ऑफ करेगा उस सूट को। और ऐसा डिसीजन जो कि ऐसे कोर्ट ने दिया है वो डीम टू बी अ डिसीजन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाएगा, and that such court must be competent to exercise jurisdiction in the view of the nature and the value of the suit। और इसका सबसेक्शन 2 एक्सप्लेन करता है कि जहाँ पर स्टेटमेंट जो है सबसेक्शन 1 के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी गई है और ऑब्जेक्शन ऐसा कोर्ट के सामने आ जाता है, कौन सा कोर्ट, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के सामने आ जाता है, तो जो डिक्री है या ऑर्डर है सूट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि कोर्ट ने करा है जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं लग रहा है, तो फिर अपीलेट या रिविजनल कोर्ट जो होगा वो अलाउ नहीं करेगा ऑब्जेक्शन, अनलेस कि उनके ओपिनियन में ये है कि एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था फॉर सच अनसर्टेनिटी एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट देयर टू एंड देयर हैज़ बीन अ सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, और कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं दिख रहा है अनसर्टेनिटी का उस टाइम पे भी, तो फिर कोर्ट क्या बोलता है कि ऐसे ऑब्जेक्शन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 19 जो बताता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। तो ऐसे वाद जो लाए गए हैं कंपनसेशन के लिए, कोई भी रॉन्ग डन हुआ है किसी व्यक्ति को हानि हुई है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को हानि हुई है और उसके अनुसरण में सूट लेके आना है तो कहाँ लेके आया जाएगा। तो सूट इंस्टीट्यूट होगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, आइदर जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है या फिर जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है या कैरीज ऑन बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है डिफेंडेंट। तो या तो उस कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट करा जाएगा जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या फिर जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है उस कोर्ट में। तो एक बार इसके इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज़ है कि ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट करता है बी को इन कैलकटा, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ होता है? कैलकटा के अंदर। बी में सू ए ईदर इन कैलकटा और इन दिल्ली, ठीक है। या तो जहाँ प्लेंटिफ रिसाइड करता है वहाँ कर रहा है या फिर जहाँ पे ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहाँ कर रहा है। दूसरा इलस्ट्रेशन ये बोलता है कि ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकटा स्टेटमेंट डिफेमेटरी टू बी, बी में सू आइदर ए इन कैलकटा और इन दिल्ली, ठीक है। थर्ड ये बोलता है कि ए जो कि रिसाइड करता है दिल्ली के अंदर पब्लिश करता है इन कैलकटा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी टू बी, ठीक है। द न्यूज़पेपर इज सर्कुलेटेड इन बॉम्बे, मद्रास, रायपुर। तो फिर बी सू कर सकता है ए को आइदर इन कैलकटा और इन दिल्ली और इन बॉम्बे और इन मद्रास और इन रायपुर, क्योंकि यहाँ हर जगह वो न्यूज़पेपर क्या है, सर्कुलेट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 20 जो कि बताता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। कि ऐसे कोई भी केसेस जो कि हमने सेक्शन 19 में कवर नहीं करे हैं, उसके अलावा जो भी केसेस हैं उनके जो सूट हैं वो फाइल होंगे एट दी प्लेंटिफ्स ऑप्शन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स। तो पहला हो सकता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, चाहे वो होली अराइज हुआ हो या फिर पार्टली अराइज हुआ हो। दूसरा जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है या कैरीज ऑन बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है वहाँ पे। या फिर तीसरा वहाँ पे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो अगर डिफेंडेंट अगर केस के अंदर हैं तो एनी ऑफ देम रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस कि या तो लीव ऑफ द कोर्ट ऑब्टेन कर ली गई है या फिर डिफेंडेंट जो है जो वहाँ रिसाइड नहीं करता है या वहाँ कैरी ऑन बिजनेस नहीं करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन नहीं करता है, उसने ऐसे इंस्टीट्यूशन की, ऐसे सूट के इंस्टीट्यूशन की रजामंदी दे दी है, हाँ कह दिया है। तो इसकी इलस्ट्रेशंस भी आप देख लेंगे क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। मैं फिर भी एक इलस्ट्रेशन रिसाइड कर देती हूँ कि ए जो कि ट्रेड्समैन है कैलकटा में, बी जो कि कैरी ऑन करता है बिजनेस दिल्ली के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे कि ए जो है ट्रेड्समैन है कैलकटा में, बी जो है कैरी ऑन करता है बिजनेस इन दिल्ली। बी बाय हिज एजेंट इन कैलकटा बाइज अ गुड्स ऑफ ए and request A to deliver them to the East Indian Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. A may sue B for the price of the goods either in Calcutta, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड के लिए सूट फाइल करना है तो इधर इन कैलकटा हो सकता है वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, और इन दिल्ली वेयर बी कैरीज ऑन द बिजनेस। सेक्शन नंबर 21 डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि डिक्री ऑफ अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन इज अ नलिटी which is a health-free principle as well as it is an important part to know. Then moving ahead to the section 21, ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सीपीसी का ये सेक्शन है, बहुत ज़्यादा। अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और 3 ही सबसेक्शंस हैं, डिवाइड करके इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात कि जो सेक्शन 21 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द लिटिगेंट्स who have bona fide and in good faith initiated proceedings in a court which is later on found to be wanting in jurisdiction, यानी कि जिनका jurisdiction नहीं लग रहा है, बाद में पता चलता है, ठीक है, गुड फेथ में फाइल करी गई proceedings के लिए बेसिकली। फर्स्ट सब सेक्शन जो है 21 का वो बताता है प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग अलाउ नहीं किया जाएगा अपीलेट कोर्ट के द्वारा या फिर रिविजनल कोर्ट के द्वारा
अनलेस वो 3 कंडीशंस को फॉलो या सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहला, कि जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में किया गया था। दूसरा ये है कि इट वॉज टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। एंड थर्ड ये है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए। एंड बेसिक रूल ये कहता है कि ऑल 3 कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए तीनों कंडीशन। एंड ऑब्जेक्शन टू द लोकल जुरिस्डिक्शन कैन बी वेव्ड अंडर सेक्शन 21। पहला ऑब्जेक्शन तो प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग था और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग है। तो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो है रेज नहीं किया जाएगा अपीलेट या फिर रिविजनल कोर्ट में ओवर वैल्यूएशन के लिए या फिर अंडर वैल्यूएशन के लिए बाय द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ अपने प्लेंट में ऑलरेडी ये जब प्लेंट इंस्टीट्यूट कर रहा है तब ही ये लिख देता है। ओके, ठीक है। अनलेस दोज 3 कंडीशंस को एग्जिस्ट, अनलेस दोज 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड, तब तक कोर्ट जो है अपीलेट या रिविजनल कोर्ट जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा ऐसे ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को। तो इसको एक इलस्ट्रेशन लेके समझते हैं कि ए बी के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ हाउस या प्रॉपर्टी का सूट फाइल करता है, ठीक है। और ए जो है अपने प्लेंट में क्लेम करता है 8,000 रुपीज़, ठीक है। और सी का जो कोर्ट है, सी से कोर्ट मान लो, सी का जो कोर्ट है वो डील करता है 10,000 के मामले, मतलब अप टू 10K के मामले डील करता है। और जो मार्केट वैल्यू उस हाउस की चल रही है वो 12,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा कि जो बी है वो बाद में ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट तो था ही नहीं, अपीलेट कोर्ट में ये बोल नहीं सकता कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट तो था ही नहीं व्हेन डिक्री पास्ड इन फेवर ऑफ ए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये केस था किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। सब सेक्शन 3 बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की। तो बिफोर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 there was question whether section 21 would govern execution proceedings also। तो सुप्रीम कोर्ट ने हीरालाल पाटनी वर्सेस कालीनाथ के केस में ये सेक्शन 21 अप्लाई किया था टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। तो फिर आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 to avoid delay in execution proceeding, provision has been made which is an objection as to territorial jurisdiction of a court executing the decree should not be allowed unless conditions aren't fulfilled। सेक्शन नंबर 21A बात करता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। और ये जो सेक्शन है वो ऐड किया गया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो बेसिकली बार टू सूट की बात करता है। तो ये बोलता है कि नो सब्सटेंटिव सूट कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड अ डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। सेक्शन 21A बार लगाता है ऐसे सूट्स पर जो कि चैलेंज करते हैं वैलिडिटी ऑफ डिक्री को जो कि पास करी गई थी फॉर्मर सूट के अंदर बिटवीन सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title, ठीक है, on any ground based on any objection as to the place of suing। अब एक्सप्लेनेशन समझाता है कि फॉर्मर सूट का मतलब क्या होता है। फॉर्मर सूट का मतलब ऐसा सूट होता है जो कि डिसाइड किया गया है प्रायर टू द डिसीजन इन द सूट इन विच वैलिडिटी ऑफ द डिक्री इज क्वेश्चन। भले ही प्रीवियसली डिसाइडेड सूट पहले या बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो इन कंपैरिजन टू द सूट in which validity of such a decree is questioned। But the section 21A does not deal with the pecuniary jurisdiction, that means limits or defects। However, it was specified that territorial defects will pro tend to apply to pecuniary defects as well। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट्स जो कि है सेक्शन नंबर 22 से लेकर 25 तक। सेक्शन नंबर 22 बात करता है पावर टू ट्रांसफर सूट्स which may be instituted in more than one court। जहाँ सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करा जा सकता है एक कोर्ट में, किसी भी एक कोर्ट में, बट बहुत सारे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगता है, मतलब मोर देन वन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ पे लगता है। तो जो
प्लेंटिफ है उसने तो एक कोर्ट में यहाँ पर इंस्टीट्यूट कर दिया अपना केस, बट ये चीज़ अगर डिफेंडेंट को रास नहीं आती है, डिफेंडेंट को सही नहीं लगता है, तो कोई भी डिफेंडेंट जो है वो नोटिस दे सकता है दूसरी पार्टी को। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरा जो केस है, ये जो केस इंस्टीट्यूट करा गया है, ये इस पर्टिकुलर अनदर कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ये काम करा जा सकता है इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, कभी भी करा जा सकता है, ठीक है। ये जो कोर्ट को जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है, तो ये जो कोर्ट है ये एप्लीकेशन डिफेंडेंट की भी कंसिडर करेगा, और अगर दूसरी अदर पार्टी यानी कि प्लेंटिफ ने अगर ये एप्लीकेशन लगाई है तो उसकी भी एप्लीकेशन यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी, और फिर जो ये कोर्ट है वो डिटरमाइन करेगा सेवरल कोर्ट्स जहाँ पे जिनका जुरिस्डिक्शन लगता है उनमें से किस कोर्ट में ये सूट ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23 जो बताता है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। तो ये जो सेक्शन 22 में हमने बात करी है, अब उसमें हमने ये तो बता दिया है कि कोर्ट में एप्लीकेशन डिफेंडेंट लगाएगा या फिर कोई अदर पार्टी जो है, मतलब यानी कि प्लेंटिफ है तो वो भी लगा सकता है, बट एप्लीकेशन लगाई किस कोर्ट में जाएगी ये हमने नहीं बताया, तो लेट्स डिस्कस दैट। तो सेक्शन नंबर 23 का सब सेक्शन 1 बात करता है कि जहाँ पर बहुत सारे कोर्ट्स का जो है जुरिस्डिक्शन लग रहा है और वो सबॉर्डिनेट हैं एक सेम अपीलेट कोर्ट के, तो उस अपीलेट कोर्ट में लगाई जाएगी एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन है सेक्शन नंबर 22 की। सब सेक्शन 2 इसका ये बात करता है कि जहाँ पर ऐसे जो भी कोर्ट्स हैं वो सबॉर्डिनेट हैं डिफरेंट अपीलेट कोर्ट के। सेम अपीलेट कोर्ट में थे तो हमने उसी अपीलेट कोर्ट में लगा दी थी एप्लीकेशन, बट डिफरेंट अपीलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, बट सेम हाई कोर्ट उनका लगता है, तो फिर ऐसी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। सबसेक्शन 3 बोलता है कि जहाँ पर ऐसे कोर्ट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन जो लगाई जाएगी वो ऐसे हाई कोर्ट में लगाई जाएगी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट इज सिचुएटेड। जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उस हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 24 बताता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। तो ये बेसिकली बताता है जनरली जो पावर होती है ट्रांसफ़र की एंड विड्रॉल की। तो सबसेक्शन 1 बात करता है कि एप्लीकेशन कोई भी पार्टी जब लगाती है, दोनों में से कोई सी भी पार्टी लगा सकती है, एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़, ठीक है, पार्टीज़ को नोटिस देने के बाद एंड आफ्टर हियरिंग, उनकी हियरिंग होने के बाद, या फिर कोर्ट अपने ओन मोशन पर विदाउट सच नोटिस भी हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी सूट को, अपील को, या फिर अदर प्रोसीडिंग्स को जो कि उसके सामने पेंडिंग है ट्रायल के अंदर, या फिर डिस्पोजल के लिए भेज सकती है किसी भी कोर्ट में जो कि कोर्ट सबऑर्डिनेट है उसके एंड कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए या फिर केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज क्या कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है किसी भी सूट को, अपील को, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग को जो कि पेंडिंग है कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जो कि सबऑर्डिनेट है उसके, यानी कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट है कोर्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ऐसी प्रोसीडिंग को चाहे तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ट्राई कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, या फिर ट्रांसफ़र कर सकती है सेम ट्रायल के लिए या फिर डिस्पोजल के लिए किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो कि कॉम्पिटेंट है ट्राई या फिर डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या फिर रीट्रांसफ़र कर सकती है किसी को सेम फॉर द ट्रायल या फिर डिस्पोजल के लिए उस कोर्ट को जिससे ये विड्रॉ कर ली गई थी सूट। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जिस कोर्ट को वापस भेजी गई है विड्रॉ करने के बाद या फिर री ट्रांसफ़र वगैरह करा है, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो चाहे तो फिर से फ्रॉम द पॉइंट वहीं से स्टार्ट भी कर सकता है या फिर उसे शुरू से शुरू कर सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 3 कुछ बातें क्लियर करने के लिए है, जो कि ये बताता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अधीनस्थ होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट होगा, वो होगा कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशंस जज। उसके बाद बताता है प्रोसीडिंग का मतलब क्या है। तो प्रोसीडिंग जो है इंक्लूड करती है
एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि कोर्ट जिसे सूट ट्राई करने के लिए भेजा गया है, ट्रांसफ़र करा गया है या फिर विड्रॉ करा गया है, वो सूट जो है वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ में ट्राई होना था या उसका सूट है, तो फिर जो कोर्ट उसे ट्राई कर रहा है वो भी उस तरीके से ही ट्राई करेगा जैसे कि वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ है। और सबसेक्शन 5 ये क्लियर कर देता है बात कि यहाँ पर जो सूट है या प्रोसीडिंग है यहाँ पे ट्रांसफ़र करी जा सकती है ऐसे कोर्ट से जिसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ट्राई करने का, तो उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने का वहाँ पर ट्रांसफ़र करी जा सकती है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 25, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स एट्सेट्रा। तो मतलब नॉर्मली ये प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में ये दिया गया है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स, तो सेक्शन नंबर 25 डील करता है इससे। सब सेक्शन 1 ये एक्सप्लेन करता है कि एप्लीकेशन जब पार्टी लगाती है या फिर आफ्टर द नोटिस टू द पार्टीज और आफ्टर हियरिंग टू देम सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है किसी भी स्टेज पर, चाहे तो अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई है कि दैट एन ऑर्डर जो है वो एक्सपीडेंट है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, मतलब उसे ट्राई करे जाना बेहद ज़रूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो फिर डायरेक्ट कर सकती है किसी भी सूट को, किसी भी अपील को या फिर अदर प्रोसीडिंग को कि वो ट्रांसफ़र करी जानी चाहिए फ्रॉम हाई कोर्ट या फिर अदर सिविल कोर्ट टू ऑफ वन स्टेट, मतलब एक स्टेट के हाई कोर्ट या अदर सिविल कोर्ट से ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए टू दी हाई कोर्ट या फिर अदर सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। तो एक स्टेट के हाई कोर्ट या अदर सिविल कोर्ट से ट्रांसफ़र करके दूसरे हाई कोर्ट या फिर अदर सिविल कोर्ट में जो दूसरे स्टेट के उसमें जो ट्रांसफ़र करने की पावर होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली, विच इज़ अंडर सेक्शन नंबर 25। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 2 ये एक्सप्लेन करता है कि एवरी एप्लीकेशन जो भी करी गई है यहाँ पर shall be deemed to be made by a motion which shall be supported by an affidavit। तो एफिडेविट लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप कर रहे हैं उसके साथ। सबसेक्शन 3 एक्सप्लेन करता है कि द कोर्ट जिसको कोई सूट या अपील या फिर अदर प्रोसीडिंग जो है ट्रांसफ़र करी गई है, अगर उसमें स्पेशल डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इसे या तो रीट्राई करना चाहिए या फिर उसे उसी स्टेज से जहाँ पे छूट गई थी तो वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से फिर वो कोर्ट जो है जिसको ट्रांसफ़र करी गई है यहाँ पे सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग वो काम करेगा। सेक्शन 4 ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रिवलियस या वैक्शियस जो फालतू की जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर सकता है और 2000 रुपये का जो है जुर्माना वो लगा सकता है एप्लीकेंट पर कि वो जो है कंपनसेशन के तौर पे दूसरे पर्सन जिसको ये यहाँ पर हर्ट हुआ है उसको देगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। तो सेक्शन नंबर 26 बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। सब सेक्शन 1 बताता है कि जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एंड जैसा यहाँ पर ऑर्डर 7 में दिया गया है कि प्लेंट इस मैनर में प्रिस्क्राइब करी जानी चाहिए, इस मैनर में दिया जाना चाहिए, प्लेंट में सब कुछ लिखा होना चाहिए, कंटेंट्स क्या हैं वो सब, तो उसी मैनर में प्लेंट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो ये प्लेंट है, ये सारी जो प्लेंट है या फैक्ट्स हैं वो प्रूव्ड होने चाहिए बाय एफिडेविट, यानी कि इसके साथ प्लेंट के साथ एक एफिडेविट भी लगता है। Thank you for watching till the end.